फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11, वायुमंडल में जल। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर इन द एटमॉस्फेयर। यह इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। हम इन दो पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा वाष्पीकरण तथा संघनन, जिसको हम क्या बोलते हैं एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसी तरह से हमने ओस, तुषार और कोहरा के बारे में हम ये सारी की सारी टॉपिक्स क्लियर करवा चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे बादल के बारे में, यानी कि क्लाउड के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि बादलों का निर्माण किस तरह से होता है, इनकी फॉर्मेशन किस टाइप की होती है, और जानेंगे कि बादल कितने प्रकार के होते हैं। चलिए फिर आइए जानते हैं कि बादल होता क्या है। देखिए, बादलों को यहाँ पर समझने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि पहला है संघनन और दूसरा है जलवाष्प। पहले देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं जलवाष्प। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर की जो प्रेजेंस है, यानी कि जो पानी की जो अवस्था है, वो किस फॉर्म में मिलती है। तो देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी हमें हमेशा गैस की फॉर्म में जाता है। ठीक है, जलवाष्प को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। और ये जो वाटर वेपर है किस फॉर्म में होता है, हमेशा ये गैस की फॉर्म में होता है। चलिए फिर अब आइए, अब हम यहाँ पर जानते हैं संघनन के बारे में। देखिए, संघनन की एक्टिविटी क्या होती है, जब गैस की फॉर्म, यानी कि हम यहाँ पर जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, जब गैस कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, लिक्विड बोले तो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या फिर गैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये हो जाए सॉलिड फॉर्म के अंदर। सॉलिड फॉर्म बोले तो आसमान के अंदर हम बर्फ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम एटमॉस्फेयर के अंदर लिक्विड स्टेज की बात करें तो हम यहाँ पर पानी बोल रहे हैं। ठीक है, और जब हम यहाँ पर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, बर्फ। तो संघनन यानी कि कंडेंसेशन की एक्टिविटी क्या होती है, गैस या तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या फिर गैस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इन दोनों के जो कन्वर्ट होने की ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन, यानी कि हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि संघनन क्या होता है भाई, कि जलवाष्प यानी कि गैस कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, वाटर स्टेज के अंदर आ जाए, या फिर जलवाष्प कन्वर्ट हो जाए सॉलिड स्टेज, यानी कि बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इन कन्वर्जन की जो एक्टिविटी चल रही है, इसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, संघनन, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आइए जानते हैं कि बादल किस तरह से बनते हैं। बादल छोटी छोटी बूंदों या छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के सम्मेलन से बनते हैं। तो देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो बादल बनते हैं किससे बनते हैं, हमारी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो पानी की जो छोटी छोटी जो बूंदें होती है उनको मिला करके, और बर्फ के टुकड़ों के। देखिए, बर्फ के जो टुकड़े हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, जो बादल जो बनते हैं, बादलों के अंदर आपको पानी की बूंदें और साथ में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, ये दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों की एक्टिविटी से ही क्या बनते हैं, इन दोनों को सम्मेलन से ही, यानी कि इन दोनों को मिक्स्ड करने के बाद ही हमारे क्या बनते हैं, बादल हमारे यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो लिक्विड है, यानी कि जो पानी की बूंदें आसमान में किस तरह से पहुँच गई, या फिर बर्फ के टुकड़े आसमान में किस तरह से पहुँच गए। तो देखिए, बूंदें यानी कि लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म ये पहले से ही आसमान में नहीं पाई जाती हैं। सबसे पहले क्या पाया जाता है, हमारा जलवाष्प, यानी कि हमारा वाटर वेपर पाया जाता है। जब वाटर वेपर का यानी जलवाष्प का क्या होगा, संघनन की एक्टिविटी होगी। ठीक है, उस संघनन की एक्टिविटी से ही हमारे आसमान में, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर, हमें लिक्विड स्टेज और सॉलिड स्टेज यानी कि बर्फ के टुकड़े हमें दोनों ही देखने को मिलेंगे। और ये दोनों किस वजह से देखने को मिलते हैं, संघनन यानी कि कंडेंसेशन की एक्टिविटी से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। चलिए फिर आइए जानते हैं, अगला टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगला बिंदु क्या है, बादलों का निर्माण धरातल से कुछ ऊंचाई पर होता है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो बादलों का जो निर्माण होता है वो ऑब्वियसली धरातल से कुछ ऊंचाई पर होता है। ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर बादलों को चार भागों में बांटा गया है।
ठीक है। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? ये है बादलों के प्रकार। 4 भाग है। पहला है हमारा पछाव मेघ, दूसरा है कपासी, तीसरा है स्तरी मेघ और चौथा है हमारा वर्षा मेघ। चलिए फिर आइए धीरे धीरे करके जानते हैं इन चारों प्रकारों के बारे में। शुरुआत करते हैं पछाव मेघ से। पछाव मेघ का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अगर हम यहाँ पर पछाव मेघ यानी कि इस तरह के बादलों के बनने की प्रक्रिया की बात करें, इनके निर्माण की बात करें, तो इनकी धरातल से कितनी ऊंचाई पर इनका निर्माण होता है? तो भाई देखो, धरातल से इनकी ऊंचाई होती है करीबन 8000 से लेकर के 12000 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है। ठीक है। और इन बादलों के शेप की बात करें तो इनके जो बादल होते हैं, ये जो शेप होता है वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। और इनका रंग कैसा होता है? हमेशा सफ़ेद कलर इनका होता है। जैसे कि आपके सामने यह एक इमेज है, ये जो आप यहाँ पर बादल देख रहे हैं इन्हें हम पछाव मेघ बोलते हैं। अगर आप इनका रंग देखोगे तो रंग कैसा है इनका? सफ़ेद रंग है, जैसे कि लिखा ही हुआ है। और ये कैसे होते हैं? ये हमेशा पतले, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पतले, ये जो बादलों का जो आकार है कैसा होता है? पतले होते और बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख ही रहे हो। चलिए फिर आइए अब समझते हैं दूसरे मेघ यानी कपासी मेघ के बारे में। हम यहाँ पर जानते हैं जो कपासी मेघ, देखो कपासी मेघ, मेघ क्या होते हैं? बादल। इन बादलों का नाम ही है कपास। कपास को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कपास का मतलब होता है कॉटन। ठीक है। इस तरह के जो बादल होते हैं, ये बादल किसकी तरह दिखाई देते हैं? रुई की तरह। अब जब इन बादलों का नाम ही रुई के ऊपर रखा गया तो ऑब्वियसली ये जो कपासी मेघ है किसके समान दिखते हैं? रुई की तरह ये दिखते हैं। और इनकी जो हाइट होती है धरातल से, ये होती है करीबन 4000 से लेकर 7000 मीटर तक इनकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। और ये बादल भी कैसे होते हैं? ये बादल भी पूरे बिखरे हुए होते हैं। अगर हम इसके आधार की बात करें तो आधार कैसा होता है इनका? बिल्कुल चपटा यानी कि फ्लैट होता है इनका आधार। जैसे कि आपके सामने ये जो बादल है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कपासी मेघ बोलते हैं। अगर देखो, अगर आप इनका बेस देखोगे यानी कि ये वाला आधार होता है। ठीक है, देखिए जितने भी आप यहाँ पर बादल देखेंगे इन सब का जो आधार होता है वो क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल। ठीक है। और अगर आप इन बादलों को देखोगे तो देखने में कैसा लगता है? ये रुई के गुच्छे के समान लगते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको कपासी मेघ हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। और इनकी हाइट कितनी होती है? 4000 से 7000 मीटर तक की इनकी हाइट हो सकती है। चलिए फिर आइए जानते हैं दूसरे मेघ के बारे में, स्तरी मेघ। तो स्तरी मेघ किस तरह से होते हैं? अब यहाँ पर स्तर का मतलब ही आप यहाँ पर समझ लीजिए कि परतदार होते हैं बादल। तो ये बादल कैसे होते हैं? ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। तो भाई देखिए, जो स्तरी जो मेघ होते हैं वो परतदार होते हैं और ये आकाश के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए होते हैं। ये बादल अलग अलग तापमान वाली वायु के आपस में मिलने के कारण बनते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो इन तरह के जो बादलों का जो निर्माण होता है वो डिफरेंट टाइप की जब एयर जब आपस में मिलती है तो उससे बनता है। मान के चलिए कि एक हवा का टेम्परेचर होगा 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और दूसरी हवा का जो टेम्परेचर है वो मान के चलिए वो ज़्यादा गर्म है, वो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हवा है। जब इस तरह की दो अलग अलग तापमान वाली जब हवाएं जब आपस में मिलेंगी तब किस तरह के बादलों का निर्माण होता है? स्तरी मेघ का निर्माण होता है यहाँ पर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं वर्षा मेघ के बारे में। तो जानते हैं किस तरह के मेघ होते हैं। वर्षा मेघ काले या गहरी स्लेटी रंग के होते हैं। देखिए, जब भी दिल्ली के अंदर बारिश होती है तो बारिश होने से पहले जो बारिश करने वाले जो बादल होते हैं वो अलग होते हैं। अलग बोले तो मतलब कि जो काले बादल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ही आसमान में काले बादल आ जाते हैं तो वैसे आप कहते हो कि भाई बारिश होने वाली है। ठीक है। तो फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्षा मेघ बोलते हैं। इनका रंग कैसा होता है? ये गहरे काले रंग के हो सकते हैं या फिर गहरे स्लेटी रंग के भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये जो वर्षा वाले जो मेघ है इन्हीं बादलों से ही क्या होती है? बारिश होती है।
और ये जो बादल होते हैं ये धरातल से क्या होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं, सबसे ज़्यादा पास वर्षा वाले बादल ही होते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो परिस्थितियां जो खड़ी होती है वो हमेशा ऊंचे वाले भागों में दिखाई देती है, जैसे कि पर्वतों में देखने को मिलते हैं, है ना, कि जब अगर आप पर्वतों में अगर आप गए होंगे तो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे पहाड़ों में बादल ऐसे लगते हैं कि जैसे कि पहाड़ों को छू रहे होंगे। और इन तरह की जो बादलों की जो आकृति होती है होती ही नहीं है, बल्कि ये कैसे होता है, आकृति विहीन होते हैं। ठीक है, ये अनशेप्ड होते हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होता इन बादलों का। चलिए अब जानते हैं वर्षण के बारे में। वर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। जब हवा में मौजूद जलवाष्प तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। देखिए, वर्षण भी डिट्टो संघनन यानी कि कंडेंसेशन की एक्टिविटी की ही तरह है। वर्षण की एक्टिविटी के अंदर भी जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर, जलवाष्प किस फॉर्म में होता है, तो जी ये गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, जब गैस फॉर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, तरल अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाए, या फिर गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेज में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि गैस या तो तरल अवस्था में कन्वर्ट हो जाए या ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। इस कन्वर्जन के जो एक्टिविटी चल रही है, इस पूरी एक्टिविटी, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम इसको यहाँ पर वर्षण बोलते हैं। चलिए फिर आइए बढ़ते हैं आगे। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तब उसे वर्षा कहते हैं। देखिए, जब यहाँ पर वर्षण यानी कि गैस की फॉर्म किसके रूप में हो रही है, लिक्विड स्टेज में हो रही है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। और जस्ट इसके एकदम विपरीत अवस्था में जब जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाए, ये ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, तब हम इसे क्या बोलते हैं, स्नोफॉल बोलते हैं। आपने अक्सर पहाड़ों में, शिमला में या फिर आपने लद्दाख में, ठीक है, कश्मीर के अंदर आपने इस तरह की स्नोफॉल आपने यहाँ पर देखी होगी। ठीक है, हमारा ये जो वर्षण है ये बिल्कुल किसके समान है, ये संघनन यानी कि कंडेंसेशन के बिल्कुल समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं वर्षण के प्रकार के बारे में। तो देखिए, वर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सहीम वृष्टि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीट। दूसरा होता है कर्कापात, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल। अब देखिए, स्लीट और हेल को समझने से पहले मैं आपको इसकी कुछ इमेज दिखा देता हूँ। देखिए, आपके सामने ये जो बर्फ के छोटे छोटे आप टुकड़े देख रहे हैं, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बार हेल को देख लेते हैं। देखिए, ये जो देखो स्लीट क्या आते हैं, वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े थे स्लीट। अब वही हेल के अंदर बर्फ के बहुत बड़े बड़े आकार के आपको इसके अंदर गोले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्लीट और हेल में जो मोटा मोटा जो डिफरेंस क्या है, वो मोटा डिफरेंस इनका शेप का ही डिफरेंस है। ठीक है, स्लीट होंगे बिल्कुल एकदम छोटे छोटे टुकड़ों के समान, और वहीं जो हेल होंगे वो एक बड़ी बॉल के शेप के, इनका बड़ा आकार हो सकता है। और यहाँ तक कि इन बड़े बड़े आपके सामने जो फोटो आप जो देख रहे हो, इनसे भी बड़े हेल्स हो सकते हैं। ठीक है, बल्कि इनके डबल भी हो सकते हैं हेल्स। तो स्लीट और हेल्स में जो मोटा डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ इनके शेप का ही डिफरेंस है। चलिए आइए अब हम यहाँ पर इनकी डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं। सहीम वृष्टि क्या है, सहीम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं। सहीम वृष्टि बस जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं, और तब होती हैं जब सतह के साथ ठंडी हवा की परत मोटी होती है। इससे वर्षा की बूंदें जमीन पर पहुंचने से पहले ही जम जाती है। अब देखिए, ये सारा जो खेल हो रहा है, ये सारा खेल टेम्परेचर का है। ठीक है, देखो मोटे तौर पर है क्या कि जब कन्वर्जन नहीं हो रहा है, मतलब कि मान के चलिए ये क्या है, ये जो जलवाष्प है, ये जो जलवाष्प है ये सिर्फ अभी गैस की फॉर्म के अंदर ही है। ठीक है, ये सिर्फ अभी गैस की फॉर्म में है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर अभी संघनन की एक्टिविटी नहीं हुई है, कंडेंसेशन की एक्टिविटी यहाँ पर अभी नहीं हुई है। अब कंडेंसेशन आपको मालूम है किस अवस्थाओं में होता है, या तो जब उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, पूरी कैपेबिलिटी पूरी तरह से भर जाए, है ना, या फिर वो हवाएं जब किसी जमीन के धरातल के एकदम कांटेक्ट में, तब संघनन की एक्टिविटी होती है।
अब होते क्या है कि संघनन की एक्टिविटी होने से पहले ही यहाँ का जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर किस में चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो हवाओं के अंदर ये जो जलवाष्प है, संघनन यानी कि कंडेंसेशन की एक्टिविटी होने से पहले ही किस में चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है, इसका टेम्परेचर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाता है तब उसकी वजह से ही स्लीट बनते हैं, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसी ही अवस्था हमारे हेल के अंदर है। लेकिन हेल के अंदर फर्क किस चीज़ का, हेल और इसके अंदर स्लीट के अंदर फर्क सिर्फ शेप का है। देखिए यहाँ पर आप स्लीट देखिए कितने छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं, और वहीं अगर आप हेल देखे होगे तो एक पूरे बेसबॉल के बराबर इनका शेप है, या फिर इनसे भी बड़ा इनका शेप है। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और जानेंगे संसार में वर्षा का वितरण हम जानेंगे। तो वीडियो पर आप वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह को आपको वीडियो आगे भी भविष्य में मिलती रहेंगी, जिसके लिए आपको चैनल के लिए करना है सब्सक्राइब। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।